हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि फ़िल्टर्स कैसे करते हैं रोज़ को वेयर क्लास को यूज़ करते हुए। तो वेयर क्लास को यूज़ करते हुए रोज़ को फ़िल्टर करने के लिए हमारे पास ये 7 किस्म के ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लगा के रोज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं। सबसे पहले तो वेयर क्लास के अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल एंड नॉट इक्वल। ये जो है ना, ये हम ऑपरेटर लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम रोज़ को फ़िल्टर करने के लिए रेंज फ़िल्टर ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, यानी कि हम बिटवीन दे सकते हैं कि इस रेंज से इस वैल्यू से इस वैल्यू तक की जितनी रेंज है उसको कंपेयर करके ले आओ। इसी तरह सेट मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं, नल चेक भी कर सकते हैं कि वैल्यू नल हो तो रिकॉर्ड लेके आने हैं या नहीं लेके आने हैं। इसी तरह हम पैटर्न्स को मैच कर सकते हैं और फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं वेयर क्लास के अंदर, और एग्जिस्टेंस चेक भी कर सकते हैं कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर 6 होते हैं। एक होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू लिखने के लिए लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल को मिला देते हैं, तो ये नॉट इक्वल ऑपरेटर बन जाता है एसक्यूएल के अंदर। हाँ, अलबत्ता साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल साइन भी लगा के आप जो है वो नॉट इक्वल बना सकते हैं। ये दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर सी प्लस प्लस जावा वगैरह के अंदर इसी तरह नॉट इक्वल लिखा जाता है। यहाँ भी ये वाला सिंबल काम करता है एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल सर्वर के अंदर। लेकिन बाकी सारे के सारे जितने भी आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो आप इस नॉट इक्वल को सपोर्ट करते हैं। तो बेहतर ये है कि यही वाला नॉट इक्वल सिंबल हम यूज करें। फिर इक्वल का होता है, आप ये देखें कि सिंगल इक्वल सिंबल है, जैसा कि सी प्लस प्लस या जावा के अंदर डबल इक्वल होता है इक्वालिटी को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे ये सिंगल इक्वल सिंबल ही यूज होता है इक्वालिटी को चेक करने के लिए। ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल है, एंड लेस देन और इक्वल, दीज आर 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन वेयर क्लास। अब यहाँ पे देखें कि सिलेक्ट आप करते हैं प्रोडक्ट का नाम एंड प्राइस, ये दो कॉलम सिलेक्ट करके लाने हैं फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल। वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 50, जहाँ प्राइस 50 से ग्रेटर है वो वाली प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट नेम और प्राइस को सिलेक्ट करके लाना है। अब यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन सिंबल है ना, ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे लेस देन भी यूज हो सकता था, जिनकी प्राइस 50 से कम है वो वाली प्रोडक्ट्स ले आओ। यहाँ इक्वल भी यूज हो सकता था, जिनकी प्राइस जो 50 है वो वाले प्रोडक्ट्स को लेके आओ। नॉट इक्वल भी यूज हो सकता था कि जिनकी प्राइस 50 नहीं है वो वाली प्रोडक्ट्स ले आओ। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेंज ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर यानी कि आप दो वैल्यूज दे देते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड्स इन दो वैल्यूज के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे फेच करके ले आओ। तो रेंज को अप्लाई करने के लिए आप बिटवीन ऑपरेटर को यूज करते हैं, यानी कि ये कीवर्ड है बिटवीन, इसको आप यूज कर लेते हैं। द बिटवीन ऑपरेटर सिलेक्ट्स वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज। द वैल्यू कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट और डेट्स, यानी कि टेक्स्ट को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ज़ाहिर है अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग कर लेगा। जब आप कहेंगे कि एलिस और चार्ली के दरमियान जितने भी नाम आते हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट करके ले आओ, तो चार्ली यानी कि वो सी से स्टार्ट हो रहा है, एलिस जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सारे के सारे नाम जो ए और सी के दरमियान आते हैं, या ALICE यानी कि इसके दरमियान, और CHARLIE इसके दरमियान जितने भी नाम आते हैं वो सारे के सारे वो टच करके ले आएगा। तो बहरहाल टेक्स्ट को भी आप जो है वो कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं बिटवीन ऑपरेटर को यूज करते हुए। नंबर्स को भी कर सकते हैं, डेट्स को भी कर सकते हैं कि इस डेट से लेकर इस डेट तक जितने भी एम्प्लॉइज हायर किए गए हैं वो सारे के सारे लिस्ट बता दो, तो ये इस तरह से लिस्ट बताई जा सकती है। ये भी देखना है आपने कि इट इज इंक्लूसिव, मीनिंग द बिगिन एंड एंड वैल्यूज आर इंक्लूडेड। जब आप कहते हैं ना कि इस डेट और इस डेट के दरमियान, यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो है वो सारे के सारे रिकॉर्ड लेके आने हैं, तो वो 1 जनवरी वाले भी रिकॉर्ड आ जाएंगे और 31 मार्च वाले भी आ जाएंगे, और इनके दरमियान जितने हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आता है सेट मेंबरशिप। तो अगर आपने ये वैल्यूज दे दी है ना, ये एक सेट की सूरत है, उसने बता दिया कि ये एक सेट है इन वैल्यूज का, HR, IT और सेल्स। इन वैल्यूज में से अगर कोई वैल्यू मैच हो जाती है, डिपार्टमेंट HR है वो रिकॉर्ड भी फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होकर आ जाएगा। अगर डिपार्टमेंट जो है वो IT है वो वाला रिकॉर्ड भी आ जाएगा, अगर डिपार्टमेंट सेल्स है वो वाला रिकॉर्ड भी आ जाएगा। इस क्यूरी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR, और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT, और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स। लेकिन ये आर क्लास जो है ना, आपको आर ऑपरेटर जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है, जो हम पहले देख चुके हैं, आगे चल के हम इसको स्लाइड में भी देखते हैं और प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं।
आर ऑपरेटर जो होते हैं ना, ये आर ऑपरेटर बार बार हमें लगाना पड़ रहा है। डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR, आर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT, आर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स। लेकिन ये है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कंसाइज वे में कि वे डिपार्टमेंट इन HR, IT और सेल्स के इन तीनों में से अगर डिपार्टमेंट मैच करता है तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स फिल्टर करके ले आओ। नेक्स्ट होता है नल चेक करना, कि वो वाले कस्टमर लेके आओ जिन्होंने फ़ोन नंबर प्रोवाइड नहीं किया, यानी कि फ़ोन की वैल्यू जिनकी नल है वो वाले कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नेम लेके आओ। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं वेयर फोन इज नल, या आप ये भी कह सकते हैं वेयर शिप डेट नॉट इज नॉट नल। इज नॉट नल यानी कि उसके अपोजिट हम कहते हैं ऑर्डर आईडी को लेके आओ, ऑर्डर डेट को लेके आओ, शिप डेट को लेके आओ फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर शिप डेट इज नॉट नल। जहाँ पे शिप डेट नल नहीं है ना, वो सारे के सारे ऑर्डर्स उठा के ले आओ। तो इस तरह से आप इसको नल और नॉट नल को चेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग क्या होता है कि आपने एक पैटर्न दे दिया वेयर कस्टमर नेम लाइक लगा के ना आगे पैटर्न दे देते हैं कि एग्जैक्टली नाम तो पता नहीं है लेकिन वो ए से स्टार्ट होता है, और आगे जो परसेंटेज सिंबल लगाया है इसका मतलब ये है कि 0 करेक्टर भी आ सकता है, यानी कि सिर्फ नाम ए भी हो सकता है। ये 0 करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये 1 करेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये 2 करेक्टर्स को भी कर सकता है और मल्टीपल करेक्टर्स को भी कर सकता है। यानी कि इससे अदनान भी बन जाएगा, इससे अनम भी बन जाएगा, इससे असजिद भी बन जाएगा। ये सारे के सारे नाम जो हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे नामों को ये रिप्रेजेंट करेगा। आगे आ जाता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर आपने लगा दिया ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर तो इसका मतलब ये होगा पहले ए आएगा फिर 2 अंडरस्कोर है तो इसका मतलब ए के बाद 2 कैरेक्टर्स आएंगे, यानी कि अली नाम जो है ना वो फिल्टर होकर आ जाएगा। और इसके अलावा जो नाम भी इस तरह से होंगे जो 3 कैरेक्टर्स के नाम है और पहला कैरेक्टर जो है वो ए है, वो सारे के सारे नाम फिल्टर होकर आ जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि एक करेक्टर ही चाहिए, लेकिन वो एक करेक्टर अंडरस्कोर लगाने से तो एक करेक्टर चाहिए ना, वो कोई भी करेक्टर हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो करेक्टर पी हो या टी हो या ए हो तो आप वो इस ब्रैकेट के अंदर दे देंगे पी ए या टी। तो इनमें से अगर कोई करेक्टर है तो वो करेक्टर वाले नाम फिल्टर होके आ जाए। इसको हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, इतने ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है फिलहाल अगर आपको समझ नहीं आ रही। नॉट ऑपरेटर भी लगाया जा सकता है कि इस ब्रैकेट वाले जो करेक्टर्स हैं इन करेक्टर्स के अलावा जो करेक्टर्स हैं वो फिल्टर होके आए। फिर आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, मैंने आपको बता दिया है एंड होता है, आर होता है और नॉट होता है। तो इस तरह से आप इन तीनों ऑपरेटर्स को लगा के आप वो कंडीशन ट्रू, यानी कि आप ये कह सकते हैं ना, यहाँ पे लगाया हुआ डिपार्टमेंट IT है एंड इज एक्टिव 1 है, यानी कि डिपार्टमेंट IT होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए, वो सारे के सारे एम्प्लॉइज के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले आओ। यहाँ पे और भी लगाया जा सकता था क्योंकि एंड और आर जो है ना ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ये एक कंडीशन इस तरफ आती है दूसरी कंडीशन इस तरफ आती है, दरमियान में एंड आता है या आर आता है। और नॉट जो होता है ना वो यूनरी ऑपरेटर होता है, वो एक ही कंडीशन आती है और उससे पहले वो ऑपरेटर आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आ जाता है एग्जिस्टेंस चेक, ये लास्ट जो हमने पढ़ा है ना कि एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। ये देखिए ये सप्लायर में से सप्लायर्स को चूज करना चाहता है, लेकिन उन सप्लायर्स को चूज करना चाहता है जो वो वाली प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं जिनकी प्राइस लेस देन 20 है। यानी कि अब सप्लायर के टेबल के अंदर प्रोडक्ट की वो प्राइसेस तो नहीं पड़ी हुई, प्रोडक्ट की प्राइसेस तो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर पड़ी होंगी, लेकिन नाम चाहिए हमें सप्लायर का। तो हम सप्लायर के टेबल से सप्लायर को चूज करेंगे। ये चीज़ जो है ना हम तफसील से आगे जॉइंट्स के टेबल, जब जॉइंट्स पढ़ेंगे ना, 2 टेबल्स को कैसे ज्वाइन करते हैं, उनकी वैल्यूज को कैसे लेके आते हैं, तो तफसील के साथ हम उस वक्त भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिल वक्त हमें ये देखना है कि ये जो क्यूरीज है ना, सब क्यूरी लगा के हम ये वाला एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चले इसके लिए मैं चला जाता हूँ, आपको ले जाता हूँ SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर। हम इसकी प्रैक्टिस के लिए SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। ये SQL सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया मैनेजमेंट स्टूडियो। अब हमें करना ये है कि डेटाबेसेस में जाके देखना है कि डेटाबेस DemoDB जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वो DemoDB यहाँ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। DemoDB के अंदर हम देख लेते हैं कोई टेबल्स भी हैं हमारे पास या नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें टेबल्स यहाँ से नहीं मिला करते, तो फिर हम टेबल को नए टेबल को यहाँ पे ऐड कर लिया करते हैं, उसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लिया करते हैं। जो मैंने क्यूरी लिख के रखी हुई है उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, तो वो क्यूरी जाके हम ले आते हैं। ये क्यूरीज हैं जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। Ctrl+C के साथ मैं इसको यहाँ पे ले आया और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने इनको एग्जीक्यूट कर दिया।
तो ये क्यूरीज एग्जीक्यूट हो रही हैं और ये एरर आ गया है कि ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉई जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, मास्टर डीबी की बजाय पहली बात तो ये कि हमें डेमो डीबी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना चाहिए और फिर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अगेन इनवैलिड नेम एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का टेबल हम क्रिएट तो कर रहे हैं। देखिए मैं इसको क्रिएट करता हूँ और ये कहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट टेबल विद नेम। अच्छा, एम्प्लॉई में ना वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, EMPLOY होना चाहिए था, ओ यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे जब हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये EMPLOY यहाँ पे देख लेते हैं। टेबल जो क्रिएट हुआ होगा यकीनन वो वही क्रिएट हुआ होगा जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। तो टेबल्स को जाकर रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं कि वो टेबल आया या नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए आपको एम्प्लॉय टेबल नजर आएगा, ओ यहाँ पे मिसिंग है, तो इस वजह से आप उसमें इंसर्ट नहीं कर पा रहे। तो हम इसको रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करने का भी तरीका हमने नहीं पढ़ा हुआ रीनेम करने का तरीका, लेकिन ये है कि चले देखें। यहाँ से आप इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए आप इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई नाम इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि इस एम्प्लॉय को अगर आपने क्यूरी के जरिए ही रीनेम करना हो तो उसके लिए आपको एक स्टोर प्रोसीजर जो है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल स्टोर प्रोसीजर देख लें कि उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। तो लिखेंगे एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर, SP कौन सा स्टोर प्रोसीजर, रीनेम वाला, RENAME, रीनेम करना है। किसको रीनेम करना है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने एम्प्लॉई को रीनेम करना है, ठीक है ना, EMPLYEE। तो किसके साथ इसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है EMPLOYEE के साथ। जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो वहां पे एम्प्लॉई का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है। अगर जाके आप टेबल को रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉई ठीक हो गया होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप टेबल का नाम अगर चेंज करना चाहें तो इस तरह से टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आपके ये देखें ना, यहाँ पे कॉलम्स हैं, कॉलम्स में लिखा हुआ है कौन से कॉलम्स है, ID है, नेम है, सिटी है, जेंडर है। तो मैं कहता हूँ कि ये ID एम्प्लॉई ID है ना, तो इसको मैं एम्प ID कर देता हूँ या एम्प्लॉई नेम कर देता हूँ। अगर मैं किसी कॉलम का नाम चेंज करना चाहूँ, यानी कि कॉलम को रीनेम करना चाहें, तो इसी तरह रीनेम वाला स्टोर प्रोसीजर ही आप एग्जीक्यूट करेंगे और आप लिखेंगे कि जो एम्प्लॉई टेबल है ना, अब एम्प्लॉई हो चुका है, पहले एम्प्लॉय था अब एम्प्लॉई हो चुका है। एम्प्लॉई डॉट ID को चेंज करना है किसके साथ, इसको चेंज कर देना हमने एम्प ID के साथ, एम्प ID। तो मैं कहता हूँ इस तरह से आपने कॉलम का नाम चेंज करना है और यहाँ पे बताना है। जब आप टेबल को चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीनेम वाली कॉल करेंगे, यहाँ पे जो पुराना नाम था वो देंगे, यहाँ पे नया नाम देंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन जब आप कॉलम का नाम चेंज कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा कि कौन से टेबल का ये कॉलम है। ये एम्प्लॉई टेबल का कॉलम है जिसका नाम ID है, उस कॉलम का नाम चेंज करके हम एम्प ID रखना चाहते हैं और यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि मैं कॉलम का नाम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे अगर स्टोर प्रोसीजर को, तो ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप इसको दोबारा से रिफ्रेश करें तो रिफ्रेश करने पे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो कॉलम्स हैं उनमें ID की बजाय एम्प ID आ चुका है। तो इस तरह आप टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप किसी कॉलम का नाम चेंज करना चाहें, इवन डेटाबेस का नाम चेंज करना चाहें तो डेटाबेस का नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देना है कि डेमो DB की बजाय आप कह दें कि ये जो डेमो DB है, डेमो DB को आप चेंज करना चाहते हैं और इसका नाम करना चाहते हैं माई डेमो DB। और ये क्या है, ये कॉलम तो नहीं, ये डेटाबेस है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं डेटाबेस, ठीक है। इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो कहता है कि डेटाबेस नेम माई डेमो DB हैज बीन सेट। तो ये देखें जो ही आपने ये सेट हो गया है तो यहाँ पे डेमो DB आ रहा है, लेकिन ऊपर वो देखें माई डेमो DB सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर आप इसको डेटाबेसिस को रिफ्रेश करेंगे तो ये डेमो DB भी अपनी जगह पे आ जाएगा और रिफ्रेश होकर डेमो DB माई डेमो DB के अंदर कन्वर्ट होकर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप डेटाबेस का नाम माई डेमो DB हो चुका है। तो बहरहाल इस तरह से आप अगर डेटाबेस को रीनेम करना चाहें या टेबल को रीनेम करना चाहें या टेबल के किसी कॉलम को रीनेम करना चाहें तो आप इसको ऐसे रीनेम कर सकते हैं। तो जो मैं काम करना चाह रहा था वो, चूंकि मैं ये करना चाह रहा था कि एम्प्लॉई के अंदर वैल्यूज इंसर्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने अब जो टेबल है उसका नाम एम्प्लॉई चेंज कर दिया। ये देखिए टेबल के अंदर हमने यहाँ पे एम्प्लॉई टेबल सेट कर दिया हुआ है, एम्प्लॉई नेम सेट कर दिया हुआ है। तो इस वजह से अभी हम जो है ना वो जाके एम्प्लॉई वाली क्यूरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये देखना है
कि अब आईडी नहीं आएगा, अब वहां से एम्प आईडी आएगा, ठीक है ना। ये कॉलम, हमने कॉलम का नाम भी चेंज कर दिया ना, ये देखने के लिए कॉलम्स का नाम किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो अब आईडी नहीं आएगा बल्कि एम्प आईडी आएगा, तो हम यहाँ पे EMP साथ लगा लेते हैं और एम्प आईडी जो है वो हमारे कॉलम का नाम है, ठीक है। तो ये बारे मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, बारहा बता चुका हूँ कि अगर आपने कैपिटल आईडी लिखा है, स्मॉल आईडी लिखा है, एम्प आईडी होना चाहिए, बेशक वो किसी भी शेप के अंदर हो, स्मॉल लेटर में हो, कैपिटल लेटर में हो, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब इस क्यूरी को, तो देखते हैं कि क्या बनता है। ये 10 वो कॉलम, वो 10 रोज है जो हम एग्जीक्यूट किया करते हैं, ये 10 रो ऐड हो चुकी हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके देखना चाहूँ तो ये देखिए ये वैल्यूज सिलेक्ट होकर आ रही हैं और इन वैल्यूज के अंदर वो यानी कि कॉलम भी बन गया और कॉलम जो है ना एम्प्लॉई आईडी बन चुका है अब। और जहाँ से हम सिलेक्ट करके ला रहे हैं वो एम्प्लॉई टेबल है और जिस डेटाबेस के अंदर है वो माई डेमो डीबी है। तो इस तरह से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। बहरहाल हमने ये वैल्यूज लेके आ गए। अब ये सारे के सारे एम्प्लॉय सिलेक्ट होकर आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वेयर क्लास लगानी। वेयर, मैं कहता हूँ वेयर सैलरी, सैलरी को लेके आना है हमने। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000, जहाँ पे सैलरी 60,000 से ग्रेटर है वो वाले एम्प्लॉय चाहिए, सारे के सारे नहीं चाहिए। ये तो 48,000 वाला भी आ रहा है, 38,000 वाला भी आ रहा है, 72 वाले भी आ रहे हैं। तो मैं चेक करता हूँ कि 60,000 से ऊपर किसकी सैलरी है। तो ये देखें, ये 3 लोग हैं जिनकी सैलरी 60,000 से अबव है। तो ये ग्रेटर देन ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लेस देन भी लगा सकते हैं, कंपैरिजन किसी तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेस देन वाले आ गए, ठीक है। अगर आप कहते हैं वेयर सैलरी इज इक्वल टू 60,000 तो वो वाला रिकॉर्ड भी आ जाएगा, अगर 60,000 वाला कोई रिकॉर्ड हुआ तो ये सारी की सारी क्यूरी मैंने वो उसको सिलेक्ट नहीं किया था, तो इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 60,000 वाले दो एम्प्लॉइज हैं, तो वो दोनों का रिकॉर्ड आपके सामने नजर आना शुरू हो गया है। अब मैं ये कहता हूँ अगर नॉट 60, यानी कि ये दो अगर 60,000 वाले हैं तो नॉट लगाता हूँ, तो इस तरह से नॉट ऑपरेटर लगाते हैं। आप इसको यूज करेंगे तो इन दो के अलावा बाकी 8 आ जाएंगे। तो ये उन दो के अलावा बाकी 8 रिकॉर्ड जो है वो आपको नजर आना शुरू होगी। अब इसको यहाँ पे नॉट इक्वल को ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे कि यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाएंगे, नॉट इक्वल टू 60,000। तो अगर अब करेंगे तो अब भी ये वो 8 रिकॉर्ड्स ही आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही नॉट ऑपरेटर इस तरह से भी यूज हो सकता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर, और लेस देन ग्रेटर देन सिंबल को मिला के भी ऑपरेटर बन सकता है। तो हमारा ये तो हो गया हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हुए। नेक्स्ट आता है हमारा रेंज ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर किस तरह से लगाना है। अगर मैं कहता हूँ कि 60,000 से लेकर 70,000 तक अगर सैलरी है तो वो वाले लोग आने चाहिए, ठीक है। 60,000 से लेकर 70,000 तक या 50,000 से लेकर 70,000 तक, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे विद सैलरी, वेयर सैलरी बिटवीन, तो क्या लगाएंगे बिटवीन, मैं कहता हूँ कि 50,000 एंड 70,000। 70,000 और 50,000 के दरमियान में जो सैलरी है वो वाली सैलरी आ जाए। तो ये 5 लोग हैं जिनकी 50,000 और 70,000 के दरमियान में सैलरी है। तो अगर आप देखें 50,000 वाला रिकॉर्ड भी आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंक्लूसिव होती हैं ये वैल्यूज। अगर 70,000 किसी की सैलरी होती तो वो रिकॉर्ड भी आ जाता। तो ये 5 लोग हैं जिनकी 50 और 70,000 के दरमियान में सैलरी है। अगर आप चाहते हैं कि जिनकी सैलरी इनके दरमियान में नहीं है वो रिकॉर्ड आए, तो आप कहते हैं कि नॉट बिटवीन, ठीक है ना। पहले आपने लिखा है कि बिटवीन 50,000 और 70,000, अब आपने नॉट लगा दिया। ये नॉट वो लॉजिकल ऑपरेटर का आपने पढ़ा है, नॉट ऑपरेटर। तो जहाँ पे आप कहते हैं कि इनके दरमियान नहीं है वो वाली सैलरी आ जाए, तो ये देखें अब ये 5 वो ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 और 70,000 के दरमियान में नहीं है। 5 वो ऐसे थे जिनकी सैलरी इनके दरमियान में थी, और 5 ही ऐसे हैं जिनकी सैलरी इनके दरमियान में नहीं है, क्योंकि टोटल तो 10 थे। अगर 5 इनके दरमियान वाले हैं तो 5 ही इनके दरमियान जो नहीं है वैल्यूज वो आएंगी। ये देखिए ये उससे कम है, 50,000 से कम है, ये 70,000 से ज्यादा है, ये 50,000 से कम है, ये 70 से ज्यादा है, ये भी 70 से ज्यादा है। तो इस तरह से आप नॉट बिटवीन या बिटवीन लगा के आप वो वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था रेंज ऑपरेटर। नेक्स्ट आ जाता है कि इन सेट मेंबरशिप। तो सेट मेंबरशिप को कैसे करते हैं, आप कहते हैं कि सैलरी की बजाय हम कहते हैं वेयर सिटी इन। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि जहाँ पे सिटी मैनचेस्टर हो, यहाँ पे चूंकि वो आपका सिटी जो है वो स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, स्ट्रिंग को सिंगल कोट के एनक्लोज करते हैं, मैनचेस्टर हो, या फिर आप कहते हैं कि सिटी जो है वो शिकागो। चले ये दो ही सिटीज रख लेते हैं। इन दो के दरमियान अगर कोई सिटी है तो वो वाले
एम्प्लॉय लेके आओ। तो ये देखिए मैनचेस्टर वाले और शिकागो वाले ये 4 एम्प्लॉयज थे, तो उन चारों को उठा के यहाँ पे वो फिल्टर करके ले आए। तो इस तरह से आप रोज को फिल्टर कर सकते हैं सेट मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करके। अगर आप कहते हो कि मैनचेस्टर और शिकागो के अलावा वो सारे चाहिए मुझे, तो आप लिख देंगे सिटी नॉट इन, जहाँ पे सिटी इन दो के दरमियान, ये 2 सिटीज के अलावा बाकी सारे लेके आने। तो आप ये देखें कि बाकी 4 जो है ना वो इन 2 सिटीज के अलावा थे। ठीक है, 2 सिटीज के अलावा मैनचेस्टर और शिकागो के अलावा ये 4 लोग हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जब आपने इन लगाया है, ये देखिए आपने लगाया इन, तो आपके पास रिकॉर्ड आए हैं, इसको सिलेक्ट करके चलाना है। जब आपने इन लगाया है तो 4 रिकॉर्ड आए हैं। जब आपने नॉट इन लगाया है, नॉट इन लगाया है तो कितने रिकॉर्ड आए हैं, तो भी 4 रिकॉर्ड आए हैं। तो टोटल हो गए ये 8, 4 जो मैनचेस्टर और शिकागो के हैं और 4 जो मैनचेस्टर और शिकागो के नहीं है। तो अब बाकी जो है वो कहाँ से है, हमारे पास तो रिकॉर्ड 10 थे ना, तो ये 4 और 4 8 तो नहीं आने चाहिए थे, ये तो 10 आने चाहिए थे किसी तरीके से। अगर मैं सिलेक्ट स्टैरी करता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉइज को, तो आप देखेंगे कि 2 जगहों पे सिटी जो है वो नल है, 2 एम्प्लॉइज का सिटी दिया ही नहीं गया। तो अगर मैं ये फाइंड करना चाहूँ कि वो लोग लेके आओ जिनका सिटी नहीं दिया गया, तो वो कैसे फाइंड करूंगा, वो ऐसे फाइंड करूंगा वेयर सिटी इज नल, कि जहां पे सिटी नहीं दिया गया। तो इस तरह से आप इनको फिल्टर कर सकते हैं। तो ये 2 रोज हैं जिनके अंदर सिटी प्रोवाइड नहीं किया गया। तो अगर आप कहते हैं कि जहां पे सिटी नल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर सिटी इज नॉट नल, जहाँ पे सिटी नल नहीं है वो वाले रिकॉर्ड लेके आओ। तो आप इसको फिल्टर करेंगे तो वो 8 रिकॉर्ड आ जाएंगे जहाँ पे सिटी नल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ना यह चीजें सही तरह से समझ आ रही होंगी। कंपैरिजन ऑपरेटर भी आपको सही समझ आ चुका होगा, रेंज ऑपरेटर जो आपने बिटवीन लगाया है वो भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपने जो सेट मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया है कि इन लगा के आप जो है वो ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज दे देते हैं कि इन वैल्यूज में से किसी वैल्यू के साथ अगर वैल्यू मैच करती है तो उसको फेच करके ले आओ, या फिर ये नल या नॉट नल को आपने चेक कर लिया होगा। अब हम चलते हैं कि जो पैटर्न मैचिंग है वो कैसे होती है। ठीक है, तो पैटर्न मैचिंग में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे लिखना है कि वेयर नेम लाइक, तो नेम जो है ना वो उसको कीवर्ड के तौर पे समझ रहा है, तो इस वजह से बेहतर ये है कि मैं इसको ये समझा दूं कि ये कीवर्ड नहीं है। वैसे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन बेहतर ये है कि इसको समझा दिया जाए कि नेम इज नॉट अ कीवर्ड। तो ये समझाने के लिए आपने उसको ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया। वेयर नेम लाइक, अब ये देखिए मैं कहता हूँ वो नाम जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो नाम जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद कुछ भी आ रहा हो, कोई भी कैरेक्टर आ रहा हो, वो नाम लेके आओ। ठीक है, तो ये देखिए ये नाम ए से स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर आ रहा था, वो नाम लेके आ गया। ठीक है, अगर आप कहते हैं वो नाम लेके आओ जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर्स आ रहे हो, तो आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा और शहर बानो ये 2 स्टूडेंट्स ऐसे, ये 2 एम्प्लॉइज ऐसे हैं कि जो कि एस से स्टार्ट हो रहे थे और उसके बाद कुछ भी आ रहा था। अगर आप कहते हैं कि पहला कैरेक्टर एस हो, या पहला कैरेक्टर आप नहीं बताते कुछ भी, आप कहते हैं कि पहले कुछ आएगा, अंडरस्कोर लगा दिया कि कोई कैरेक्टर आएगा और उसके बाद एच आएगा। ठीक है, और एच के बाद जो है ना वो कुछ भी आ सकता है। तो ये नाम जो इस चीज को मैच करते हैं वो लेके आओ। तो आप देखते हैं कि ये शहर बानो पहले ऐसा आ रहा था ना, अंडरस्कोर लगाया हमने कि एक कैरेक्टर आ रहा है, दूसरा कैरेक्टर एच होना चाहिए और उसके बाद कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो आ सकते हैं। तो दूसरा कैरेक्टर जो एच है वो सिर्फ और सिर्फ इसी नाम के अंदर था, शहर बानो के अंदर। इस वजह से ये वाली रो फिल्टर होकर आपके सामने नजर आ रही है। तो अगर आप ये देखना चाहें कि सिर्फ इसी नाम के अंदर दूसरा कैरेक्टर जो एच था, तो आप इसको सिलेक्ट स्टैरिंग फ्रॉम एम्प्लॉय करके देख सकते हैं, आपको सारे रिकॉर्ड नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखेंगे सेकंड कैरेक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम के अंदर एच है, तो इस वजह से वो नहीं आ रहा। हाँ, आप इसमें लिस्ट भी दे सकते हो कि पहला कैरेक्टर तो कोई आएगा, वो तो नहीं पता कि कौन सा आएगा, लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर है ना वो इन कैरेक्टर्स में से होना चाहिए, एच हो या ए हो या फिर आप कहते हैं एम हो। इन कैरेक्टर्स में से कोई कैरेक्टर आता है तो वो लेके आओ। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो आप देखेंगे कि ये देखिए दूसरा कैरेक्टर ए, यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर ए, यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर एच है, यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर एम है, यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर ए है। तो इस वजह से इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले यानी कि सेकंड कैरेक्टर एच, ए या एम हो,
तो ये वो नाम है जिनके अंदर सेकंड कैरेक्टर जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर ये यानी कि सेकंड कैरेक्टर जो है ना वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ये 5 नाम है। अगर आप कहते हैं कि फुलफिल ना कर रहा हो तो आप यहाँ पे ये कैप लगा देंगे कि इनके दरमियान ना हो, ना ही एच हो, ना ही ए हो, ना ही एम हो, तो वो वाले नाम मुझे चाहिए। तो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वो नाम है जिनके अंदर दूसरा कैरेक्टर ना तो एच है, ना ही ए है, ना ही एम है। ठीक है, इस तरह से नॉट लगा के आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ना ये पढ़ लिया। अगर आप देना चाहते हैं कि एक नाम है जिसके अंदर जो है ना वो पहले कोई करैक्टर आता है, ये देखें कोई करैक्टर आता है पहले, फिर ओ आता है, फिर कोई करैक्टर आता है, यानी कि 3 करैक्टर्स का नाम है और सेंटर जो उसका है ना वो ओ है। ठीक है, ये आपने उसको बता दिया। अगर आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें कि कौन सा नाम आएगा, बॉब। 3 कैरेक्टर्स का नाम है, सेंटर में वो आ रहा है। तो इस तरह से आप रोज को फिल्टर कर सकते हैं, पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं। पैटर्न मैचिंग के लिए आप सिंगल कैरेक्टर्स को भी मैच कर सकते हैं अंडरस्कोर के जरिए, मल्टीपल कैरेक्टर्स या 0 कैरेक्टर्स के लिए या इवन 1 कैरेक्टर के लिए जो आप परसेंटेज सिंबल है उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप लिस्ट में से मैच करना चाहते हैं, इस लिस्ट में से कोई भी वैल्यू मैच हो तो वो आ जाए, तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर उन लिस्ट को एनक्लोज कर देते हैं। अगर आप कहते हैं इस लिस्ट के अलावा वैल्यू आए तो कैप सिंबल लगा देते हैं। तो इस तरह से आप वो सारे की सारी जो पैटर्न मैचिंग है वो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि एग्जिस्टेंस, कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए ना यहाँ पे एक जो है ना वो आप देखें कंसेप्ट यूज हो रहा है सब क्यूरीज का, कि आपने यहाँ पे एक क्यूरी लिखी है, यहाँ पे वेयर एग्जिस्ट और फिर प्रोडक्ट का नाम आ गया, यानी कि सप्लायर के टेबल से सप्लायर्स को लेके आना था लेकिन प्रोडक्ट्स के टेबल में जाकर मैच करके वो लेके आ रहा है। तो एक्चुअली ये सब क्यूरी यहाँ पे लिखी जा रही है। तो सब क्यूरी को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी फिलहाल जो है ना वो हम अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सब क्यूरीज को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि वो किस किस तरह से लगाई जा सकती हैं और उनका क्या क्या फायदा हो सकता है, लेकिन सूरत हाल को कौन सी सूरत हाल ऐसी होती है जिसके अंदर हमें सब क्यूरी लगाना जरूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए भी मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी ग्रेट डे।